वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कांधार प्लेन हाईजैक के बारे में। मैं पूरी कहानी आप लोगों को समझाऊंगा, जिसके बाद आप लोगों को कहीं और से कोई भी बात समझने की जरूरत नहीं होगी। पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, ये बात है 24 दिसंबर 1999 की। इंडिया एयरलाइन की उड़ान संख्या 814, जिसमें 178 यात्री बैठे हुए थे, ये काठमांडू, जो कि नेपाल में है, काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इसे टेक ऑफ किए लगभग 40 मिनट का समय हुआ था। इसी बीच एक आतंकवादी उस प्लेन में खड़ा होता है और कहता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, तो सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी व्यक्ति हिलने का प्रयास नहीं करेगा। केवल इतना कहना था। अचानक से 4 और आतंकवादी खड़े हो जाते हैं, जिनके पास पिस्तौल, हथगोले और चाकू थे। ये सभी लोग बोलते हैं कि कोई भी यात्री अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और अगर कोई हिलेगा तो फिर उसको मार दिया जाएगा। और एक आतंकवादी सीधा कॉकपिट में जाता है और पायलट से जाकर के कहता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, और अब जो प्लेन है वो दिल्ली नहीं जाएगा, लाहौर जाएगा। तो अब ये प्लेन लाहौर के लिए जो है रवाना होना शुरू होता है। दोस्तों, ये जो आतंकवादी थे, ये पांचों के पांचों आतंकवादी पाकिस्तान के थे, और ये हरकत उल मुजाहिदीन एक संगठन है, उसके सभी के सभी सदस्य थे। इन लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनाए हुए थे भारत के, जिसके माध्यम से ये इसके अंदर एंटर करते हैं। तब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुआ करती थी, नॉर्मली हुआ करती थी। तो ये प्लेन रवाना होता है और लगभग 40 मिनट के बाद इसको हाईजैक कर लिया जाता है, और ये प्लेन सीधा लाहौर की तरफ मूव करता है। और जब ये लाहौर की तरफ मूव करता है, लाहौर पहुंच जाता है, तो वहां की एटीसी से संपर्क करता है। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि सभी जहाजों को देखती है हमारी रडार में कौन सा जहाज है। अगर एटीसी के बिना कोई भी जहाज लैंड करता है या उतरने का प्रयास करता है, पहली बात तो वो उतर ही नहीं सकता, और अगर उतरता भी है तो फिर उसको इलीगल माना जाता है, वो लीगल नहीं होता है। तो एटीसी से जब संपर्क किया जाता है, तो एटीसी जैसे ही, क्योंकि एटीसी को यह बात पहले पता लग चुकी थी कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। अब लाहौर की सरकार या पाकिस्तान की सरकार इसको पाकिस्तान में लैंड करने से मना कर देते हैं। यानी कि एटीसी बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है कि इस जहाज को या इस प्लेन को यहां लैंड नहीं कराया जाएगा। अब यह बात सुनकर के आतंकवादियों को लगता है कि यार अब कहां जाए, अब तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो अब सीधा पायलट से पूछते हैं कि भाई आसपास बताओ क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। तो वहां पायलट कहते हैं कि इसके अंदर जो फ्यूल है या ईंधन है वो बहुत कम है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 3-4 घंटे लगातार इसे उड़ाते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत कम बचा हुआ है ईंधन। तो हमें या तो लाहौर उतरना है, या फिर हमें अमृतसर, जो कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर है, अमृतसर, वहां एयरपोर्ट पे उतार दिया जाए। तो यह सलाह देते हैं पायलट। पहले कुछ सलाह सुनकर के आतंकवादियों को लगता है कि यह कैसी सलाह दे रहा है, हमने भारत के ही क्योंकि ज्यादा नागरिक थे इस प्लेन के अंदर, और हमने इसे हाईजैक किया है और भारत में ही इसको लैंड कराएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यह आतंकवादियों को ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी जब बार बार ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है, जहाज के अंदर या विमान के अंदर जो फ्यूल है वो बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है और बचा नहीं है, इसके अंदर कहीं भी क्रैश हो सकता है, फिर आतंकवादियों को लगता है कि ठीक है, सुनना चाहिए इसका, और ये अमृतसर में इसको लैंड करा देते हैं। अमृतसर जो है वो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, नजदीक था ये लाहौर से। मैं भी आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, मैप के माध्यम से मैंने सारा कुछ बता रखा है, पहले आप लोग कहानी समझिए। अब जैसे ही ये अमृतसर उतरता है, तो वहां पर क्योंकि इंडिया के जितनी भी एजेंसीज थी उन सबको पता लग जाता है कि ये अमृतसर में जो है लैंड कर चुका है। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय हुआ था, लगभग 20-25 मिनट का समय हुआ था। इन आतंकवादियों को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि ये फ्यूल भरने में थोड़ा समय लगा रहे हैं। तो फिर से ये पिस्टल
जो पायलट थे उनके कनपटी पर रखते हैं और कहते हैं कि उड़ाओ फटाफट से। लेकिन पायलट कहता है कि इसके अंदर फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, आप कह तो रहे हो मेरे से मैं लेकर के चलूंगा, लेकिन बीच में क्रैश हो जाएगा। अब आतंकवादियों को पता था कि अगर यहां रुके रहे तो भी हम मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि आसमान में ही मारे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर कोशिश करते, पायलट से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लेकर के चलो। पायलट मना करता है, लेकिन पीछे एक और आतंकवादी जो है वो, एक व्यक्ति जो 25 साल के थे, उनकी उम्र 25 वर्ष थी, इनका नाम था रुपिन कात्याल, उनको चाकुओं से ये गोद देते हैं, चाकू मार मार करके उनकी हत्या कर देते हैं। जो उनकी नई नई शादी हुई थी, हनीमून के लिए ये गए हुए थे घूमने के लिए, तो इनकी हत्या कर दी जाती है। और कहा जाता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो बाकी के जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, उनको मार दिया जाएगा। तो इस डर से जो पायलट थे वो कहते हैं कि यार ठीक है, लेकर के चलता हूं मैं इसको। अब ये फिर से अमृतसर से उड़ान भरते हैं और लाहौर की तरफ दोबारा अपना रुख मोड़ देते हैं। लाहौर पहुंचते हैं, फिर एटीसी लाहौर से संपर्क साधते हैं और कहते हैं कि भाई हमें उतरने दो, लेकिन लाहौर वाले मना कर देते हैं। इधर इंडिया में भी हाहाकार हो चुका था कि इंडिया का एक प्लेन जो कि हाईजैक कर लिया गया है आतंकवादियों के द्वारा। तो हाहाकार था, सभी हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन सभी को पता लग चुका था और ऑपरेशंस भी होने स्टार्ट हो चुके थे कि अब क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। तो इस बीच फॉर्मर मिनिस्टर जिनका नाम था जसवंत, फॉरेनर मिनिस्टर सॉरी, विदेश मंत्री जिनका नाम था जसवंत सिंह, और एक थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। ये दोनों पाकिस्तान बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लेन को आप लाहौर उतरने दीजिए, अन्यथा ये क्रैश हो जाएगा और सभी यात्री मारे जाएंगे। कई बार कहने पर पाकिस्तान तैयार हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम उतार तो लेंगे, लेकिन कोई भी पैसेंजर प्लेन से बाहर नहीं आएगा और कोई भी यहां पर एक्टिविटी नहीं होगी, कोई ऑपरेशन आपका नहीं होगा भारतीयों। इंडिया तैयार होता है, भारत तैयार होता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ये लगभग 1-1.5 घंटे रुकता है पर उतरने के बाद, क्योंकि पहले लाइट वाइट सब बंद कर दी गई थी। जैसे सुना था लाहौर एटीसी ने सारी लाइटें बंद कर दी थी, सारे रास्तों को बंद कर दिया था, वहां पर टैंकर वगैरह ला करके खड़े कर दिए ये उतार ना पाए। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भी डर था कि सीधा सीधा हमारा नाम आना है और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसा कर रहा था पाकिस्तान। हालांकि ये सारे के सारे आतंकवादी तो पाकिस्तानी थे, लेकिन ऑफिशियली तौर पे ऐसा करना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि जब भारत का दबाव पड़ा तो पाकिस्तान को जहाज या प्लेन जो है वो उतारना पड़ा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कुछ समय प्लेन वहां पर रुकता है, फ्यूल भराया जाता है और उसके बाद वहां से टेक ऑफ कर दिया जाता है आतंकवादियों के कहने पर। अब टेक ऑफ करने के बाद पायलट से कहा जाता है कि चलो और अब दुबई की तरफ अपना रुख मोड़ दो। अब ये दुबई की तरफ पहुंच जाते हैं। जब ये दुबई पहुंचते हैं तो दुबई के जो एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसने भी मना कर दिया कि हम अपने यहां उतरने नहीं देंगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी यार, आप आतंकवादी हैं और इसको हाईजैक करके लाए हैं और यहां उतरने की परमिशन मांग रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और हम यहां उतरने नहीं देंगे। लेकिन बार बार कहने पर और इनके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा कहा जाता है कि भाई अगर आप हमें उतरने की परमिशन देते हैं तो हम कुछ यात्रियों को यहां पर उतार देंगे। तो फिर कहा जाता है कि ठीक है यार, कुछ यात्री तो बच ही जाएंगे, आ जाओ उतर जाओ, और ईंधन भर दिया जाता है। दूसरी ओर से भारत से भी जो है वो बातें हो रही थी डायरेक्ट दुबई में, और कहा गया था कि आप प्लेन को उतरने दीजिए। जब वहां प्लेन उतरता है तो 27 यात्रियों को उस प्लेन से उतार दिया जाता है। लगभग 3 घंटे ये लोग वहां पर रुकते हैं और अपना जो भी फ्यूल वगैरह था, ईंधन वगैरह था, फुल कराते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और 27 यात्रियों को, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और साथ ही साथ वो व्यक्ति जिसका कत्ल कर दिया गया था, उनको उतार दिया जाता है। और बाकी जो बचे हुए यात्री थे उनको लेकर के दोबारा से टेक ऑफ किया जाता है और पायलट से कहा जाता है कि अब की बार आप कांधार की ओर लेकर। कांधार नाम आपने सुना होगा, अफगानिस्तान का ही वो हिस्सा, हमने इतिहास में पढ़ा होगा कांधार का, वहां ये उस तरफ लेकर के चल देते हैं। उस समय कांधार, या अब भी हम देखें तो तालिबान का कब्जा है,
उस समय भी तालिबान का ही कब्जा था 1999 में। तो ये कांधार एयरपोर्ट पे उतर जाता है। अब जैसे ही कांधार एयरपोर्ट पे उतरता है, चारों तरफ से इसे वो आतंकवादी घेर लेते हैं जो तालिबानी थे, और तालिबानी टैंक वगैरह और जितने भी अपने ऐसे हथियार थे, जीप वगैरह थी उनके पास, वो वहां पर लगा लेते हैं। रॉकेट लॉन्चर भी उन्होंने वहां पर लगाए हुए थे जिससे कि कोई ऑपरेशन ना कर सके भारत, और ये किसी भी प्रकार से कोई लीगल कार्रवाई ना की जा सके। काफी समय होता है। अब आतंकवादी जब कांधार पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि हमारे भारत के और तालिबान के उस समय जो राजनीतिक या इंटरनेशनल जितने भी एक तरीके से संबंध थे वो ठीक नहीं थे, तो इसलिए कोई बात भी नहीं कर सकते थे। तो अब होता क्या है कि विमान को जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो अब डिमांड आती है आतंकियों की। बोला अब क्या चाहिए इन आतंकियों ने, क्यों इसको जो है वो हाईजैक किया है, क्या कारण है। तो उस समय आतंकवादी कहते हैं कि हमें 200 मिलियन यूएस डॉलर चाहिए भारत से, और हमारे 36 आतंकी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं भारत में, वो सारे के सारे आतंकवादी हमें वापस चाहिए। ये सुनकर के भारत को भी झटका लगता है कि इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को बड़े मुश्किल से पकड़ा है, और इतने रुपए 200 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो सक्षम थे ऐसे काम में, भारतीय, जो आतंकवादियों से बात करते थे, उनको समझाया करते थे। तो उसमें सबसे पहला नाम था अजीत डोभाल। उस समय अजीत डोभाल आईबी में एक स्पेशल डायरेक्टर थे जो विदेशी मामलों को देखा करते, तो उनसे बातचीत कराई जाती है। जब वो बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक बात करते हैं, तो उनसे धीरे धीरे एक तरीके से कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, और आप इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, 200 मिलियन डॉलर आप कैसे मांग सकते हैं, पैसे की आप कैसे डिमांड कर सकते हैं यात्रियों की जान के बदले। तो बाद में उनको इतना मतलब एक तरीके से समझाया जाता है आतंकवादियों को, और वो समझ जाते हैं। फिर जो मौद्रिक मांग थी, यानी कि पैसे को लेने की मांग थी, उसको छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि हमें 36 आतंकवादियों को केवल रिहा कराना है। बाद में चल करके फॉरेन मिनिस्टर थे जो जसवंत सिंह, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड थे जो काफी जीनियस थे, वो लोग बात करते हैं और कहते हैं कि यार 36 आतंकवादियों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, आप लोग समझो बात को। बाद में चलते चलते जो है ये केवल 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात होती है। एक आतंकवादी आपने नाम सुना होगा, मौलाना मसूद अजहर, जो कि बाद में जाकर के जैश ए मोहम्मद का गठन करता है, और 2001 में इसने संसद पर भी हमला किया था, भारतीय संसद पर। इसको छोड़ा जाता है। उसके बाद अहमद उमर सईद शेख को भी छोड़ दिया जाता है, जो कि 9/11 का बड़ा इसने जो है रोल था। 9/11 की जो घटना हुई थी लादेन के द्वारा, उसके अंदर भी इंक्लूड था। और एक इसने सबसे बड़ी घटना जो है वो करी थी, एक रिपोर्टर थे डेनियल पल्स, उनकी गर्दन काट करके हत्या कर दी थी। सारे के सारे कुख्यात अपराधी आतंकवादी थे दोस्तों। इसके बाद एक मुश्ताक अहमद अरगज जरगर था। ये 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। अब जब इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, ये बात है 31 दिसंबर 1999 की, इन तीनों को छोड़ा जाता है। तो इसके साथ जो छोड़ने के लिए दिल्ली से जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जेलों में बंद थे तीनों, एक जम्मू कश्मीर की जेल में था और अलग अलग जेलों में थे, तो इन तीनों को वहां से बुलाया जाता है दिल्ली, और दिल्ली से लेकर के जाते हैं कांधार। साथ गए थे अजीत डोभाल, जसवंत सिंह, और 2 रॉ के अलग अलग अधिकारी थे, और एक MEA के अधिकारी थे। ये सभी लोग वहां पर गए थे छुड़ाने के लिए। बाद में इनको छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद जो आतंकवादी थे वो सभी पाकिस्तान भाग जाते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी कहा था कि 10 घंटे का हम आपको समय देते हैं, अगर 10 घंटे के अंदर अंदर आप जहां भी भागना चाहें भाग सकते हैं, इसके बाद हम कोई समय आपको नहीं देंगे। तो वो 10 घंटे से पहले, क्योंकि पाकिस्तान नजदीक था कांधार से, तो सभी लोग पाकिस्तान भाग जाते, और जो हमारे देश के यात्री थे उनको सकुशल वापस लेकर के आया जाता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे। ये पूरा का पूरा काम लगभग 7 दिन इसमें हो गए थे। मैंने बताया था 24 दिसंबर को हाईजैक किया गया था, और 31 दिसंबर को दोस्तों ये पैसे वैसे दे करके सारा चीजें छुड़ाई गई थी। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी बीच इस कहानी को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीजें समझा देता हूं। ये वहां का एक चित्र है,
ये देखो मशहूर अजद है, ठीक है, जिसको लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद ये चारों तरफ से घेरा गया था इस जहाज को तालिबानियों के द्वारा। उसके बाद ये पूरा का पूरा मैप है, मैं मैप को आपको थोड़ा समझा देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले नेपाल काठमांडू यहां स्थित है, ठीक है, मैं कलर दूसरा लेता हूं। तो ये यहां पर स्थित है काठमांडू का एयरपोर्ट जो था काठमांडू में, नेपाल में। यहां से जाना था इसको कहां, न्यू दिल्ली। ये रेगुलर था, डेली आया जाया करता था। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने इसे जो है अपने वश में किया, हाईजैक किया, तो ये लोग कहते हैं कि भाई सीधा सीधा जाना है कहां, लाहौर। लाहौर देखिए यहां है, ठीक है, लाहौर कहां है आप लोग देख पा रहे होंगे, लाहौर जो है वो यहां है, यानी कि यहां से यहां इसको ले जाने की प्लानिंग थी। लेकिन रास्ता जो चुना गया था वो ये वाला रास्ता चुना गया था, यहां से सीधा जा रहे थे। जब लाहौर ये पहुंचते हैं तो लाहौर जाकर के इनको एटीसी संपर्क मना कर देता है कि हम आपको जो है यहां उतरने की परमिशन नहीं दे सकते, और लाइट वाइट सारी चीजें बंद कर ली गई थी। तो मजबूरी में इनको अमृतसर उतरना पड़ा था। जब ये अमृतसर उतरे तो फिर अमृतसर से फ्यूल भराने की कोशिश की, लेकिन उन डर की वजह से दोबारा से ये अपना लाहौर की तरफ मूव करते हैं। और लाहौर से फिर देखिए इधर यहां पर ये दुबई पहुंचते हैं, ठीक है, और दुबई से फिर ये कांधार पहुंचते हैं। इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी जो है वो एक मैपिंग थी, कैसे कैसे ये लोग गए थे। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे या पुलिस, तो आप हमारे स्पेशल बैचेस, चाहे वो जीएस के हों और साइंस के हों या फिर मैथ का हो या फिर वो रीजनिंग स्पेशल का बैच हो, आप सारे बैचेस वहां पे बहुत कम फीस के साथ जो है अफोर्डेबल प्राइस में आप वहां से ले सकते हैं। तो कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है, ये लोगो है, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। अभी दोस्तों आज के दिन रीजनिंग स्पेशल 19 बैच आया हुआ है दोस्तों, जो कि जिसकी फीस हमेशा 699 रुपए रहती है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, लेकिन अभी हमने जो है इस फीस को बहुत कम करके केवल 499 रुपए कर दिया है। डिटेल्ड सिलेबस होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आप यहां से करेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप केवल प्रैक्टिस लगाएंगे और अपना तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। दोस्तों इसमें आप लोगों को एसएससी के तैयारी कर रहे हैं तो भी रीजनिंग कंप्लीट होगी, बैंकिंग के लिए, सीसेट के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा हम लोग 110 घंटे प्लस की जो है डिटेल्ड क्लासेस देंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों चीजें बताएंगे, और आने वाले 5 साल तक के एग्जाम्स को हम लोग टारगेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे। हम लोग अपडेट और एरर फ्री कंटेंट कराएंगे, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगी, और पीडीएफ और क्लास नोट्स, यानी कोई बुक वगैरह आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रैक्टिस के लिए भी क्लास नोट्स भी, और जो क्लास क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करवाएंगे इस बैच को लेने के बाद। डाउट क्लियर करने के लिए वीकली हम लोग क्लास कराते हैं, और मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, और जो करंट मुद्दे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उन पर आप लोगों को समझाना है। तो बाकी आप अगर इस बैच को लेना चाहें तो अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, ले सकते हैं। मैं अपना नंबर भी आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9716818470। ये हमारी टीम का नंबर है, आप इससे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा देखिए ये लास्ट इमेज है, जब यात्रियों को वापस लेकर के आ रहे थे तो यात्री कितने खुश थे। ऐसी ही कहानी आप लोगों को मैं दोस्तों डेली सुनाता रहूंगा। अगर आपको ये पसंद आती है कहानी तो लाइक करना, और प्यारे साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा एक कमेंट जरूर होना चाहिए मेरे भाई नीचे, ठीक है। कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बेहतर तरीके से रिसर्च कर करके आप लोगों को नई नई कहानियां लाते रहें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे